अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, एक बीजेपी के विधायक ने कहा था कि हमारी बात तो थाने पर कांस्टेबल नहीं सुनता है, कि दोनों वर्गों में कुछ गलत नियत और प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको चिन्हित करके उनको दंडित करने की आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता रहता है, क्या है इसके पीछे? देखिए क्या है कि ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट रहा। आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विचारधारा को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा की कॉपी पेस्ट है। ठीक है। तो हमने फिर फायर सर्विस के बारे में सुना तो हमने फायर में ज्वाइन कर लिया, तो मेरा इंटरेस्ट था। और जो देश के महापुरुष हैं, युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में फायर और सेफ्टी? देखिए स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, खास करके क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। खेलना चाहते थे लेकिन नहीं खेल पाए। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता रहता है, क्या है इसके पीछे? देखिए क्या है कि ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट रहा। आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं शशिकांत यादव जी, जो कि सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी के प्रबंधक भी हैं और राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो मिलते हैं हम इनसे। आप शशिकांत यादव जी, नमस्ते। अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम शशिकांत यादव है। मैं बेसिकली रहने वाला पहाड़पुर खुर्द मनिहारी के पास में मौदिया बिशनपुर टणा के बगल में गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और सामाजिक सोशल वर्क तो हम लोग करते हैं, साथ में मेरा फायर एंड सेफ्टी का अपना कॉलेज है, उसके फायर एंड सेफ्टी का कॉलेज चलाते हैं, राजनीति भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। राधा स्वामी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो काम भी करते हैं। बिशुनपुर टणवा वो दिनेश लाल यादव जी का क्षेत्र जो है, वहीं इसके आसपास से आप हैं? हाँ, दिनेश लाल निरहुआ के घर के मुश्किल से 2-3 किलोमीटर पहले हमारा गांव पड़ता है, पहाड़पुर खुर्द, वहीं के रहने वाले। शशिकांत जी, अपने शुरुआती सफर के बारे में बताइए। जीवन का जो शुरुआती सफर रहा है वो कैसा रहा है, और अभी आप जिस पोजीशन पर हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ तक पहुँचने का एक संघर्ष रहा होगा, उसके बारे में जरा बताइए। बचपन में हमारी स्कूलिंग वगैरह जो थी वो सिंगरौली मध्य प्रदेश में हुई, क्योंकि पापा वहीं पे नौकरी करते थे। कोल इंडिया में सिंगरौली मध्य प्रदेश चिमोरदा परियोजना में ही रहे। और हाई स्कूल इंटर वहीं से पास आउट हुए। डीएवी स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ाई हुई। उसके बाद में एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पड़ाव बनारस से मैंने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया। फिर नागपुर से फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कंप्लीट किया। इसके बाद टाटा में सेफ्टी ऑफिसर की जॉब करने के बाद 2019 से फिर कॉलेज खोले। कॉलेज खोलने के बाद में कॉलेज से फिर यहाँ पे सेटअप करके चला रहा है। अभी तक आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व जरूर होता है। वो माता पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा है? देखिए, माता पिता तो जीवन में हमेशा आपके इफेक्ट डालते ही हैं जी। आपके फील्ड के अकॉर्डिंग आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपके हमेशा कोई ना कोई आपको इंस्पायर करता है। जैसे हम जब नागपुर में रहे तो जब मैंने फायर का जो क्षेत्र चुना वो मेरा इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं है कि उसके स्कोप की वजह से। क्योंकि देखिए, हम लोग कभी भी आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जा पाए, तो ये रहा कि कुछ करने का मौका मिलेगा। तो हमने फिर फायर सर्विस के बारे में सुना तो हमने फायर में ज्वाइन कर लिया, तो मेरा इंटरेस्ट था। और जो देश के महापुरुष हैं उन लोगों से हम लोग इंस्पायर तो हैं। हाँ, एक तो गाजीपुर, ऊपर से फौज में न जाने का सपना किसी बच्चे का होता नहीं है। देखिए, ये कॉमन सपना है सारे लोगों का है कि युवाओं का है कि नहीं, हम गाजीपुर से हैं तो हमें फौज में जाना है। फौज में, पुलिस में जाना है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस में इसमें नहीं हो पाया, तो हमने कहा कि नहीं, कि फायर सर्विस ही है। जब बचपन का कोई ऐसा सपना जो आज भी याद हो, पूरा नहीं हो पाया हो, या पूरा भी हो गया हो मगर याद हो? नहीं, क्रिकेट खेलना चाहते थे। अच्छा। मैं अपने स्कूल की टीम में कप्तानी किया, स्कूल से गेम खेला, डिस्ट्रिक्ट गेम खेले मैंने, एनसीएल के गेम खेले। और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, खास करके क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। खेलना चाहते थे लेकिन नहीं खेल पाए, मतलब एक सपना अधूरा रह गया। क्रिकेट वाला सपना अधूरा रह गया। और सर, सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी, ये आपका इंस्टीट्यूट है,
इसके बारे में पहले तो कुछ बताइए बच्चों को, जो भी बच्चे देख रहे हैं कि किस तरह से ये काम करता है और क्या इसका प्रोसेस है। देखिए, सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी गाजीपुर में फायर एंड सेफ्टी का इकलौता फायर एंड सेफ्टी का कॉलेज है, एक ही जो पूरे गाजीपुर में एक ही फायर का ट्रेनिंग सेंटर है, जो ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हमारे यहाँ अग्निशमन विभाग, जो फायर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है, उसका डिप्लोमा कोर्स होता है, और कोर्स करने के बाद में हमारे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ता है उसकी नौकरी की गारंटी हम लोग लेते हैं। 100% प्लेसमेंट की गारंटी है हमारे यहाँ। 1 साल का कोर्स है डिप्लोमा का। हाई स्कूल इंटर के बाद 100% कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। हाँ, हम लोग अभी 100%। ये 7वां बैच का अभी पेपर चल रहा है। 2019 से लेकर के अब लगभग ये 7वां, करीब 6वां 7वां बैच है, और 95% बच्चे प्लेसमेंट में हैं। देखिए, जो बच्चे अपने करियर को लेकर के सचेत गए हैं या फिर अपने करियर को लेकर के चिंतित हैं, वो सारे बच्चे प्लेसमेंट में। युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में फायर और सेफ्टी? देखिए, सबसे बड़ा क्या है कि जो सबसे रोजमर्रा की जो जिंदगी है, नौकरी तो सबको चाहिए जी, और जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंपटीशन इस वक्त कम है। 1 साल का ड्यूरेशन है। जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि कम समय में हमको नौकरी की आवश्यकता है, हम कैसे मैनेज करें। ठीक है। तो फायर एंड सेफ्टी का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, प्लेसमेंट की गारंटी है, तमाम वैकेंसियां खाली हैं, और बच्चे कम मिलते हैं, क्योंकि सेंटर्स कम है, इस वजह से बच्चे कम मिलते हैं। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, सबसे अच्छा स्कोप है कि आप फायर एंड सेफ्टी का 1 साल का डिप्लोमा करिए और आसानी से 18-20 हज़ार की जॉब मिल जाती है जी, बहुत आसानी से। एक पोस्टर हमने पढ़ा था, उस पे लिखा था पहले पढ़ें फिर नौकरी मिलने के बाद फीस जमा करें। ये क्या व्यवस्था है? ये एक्चुअल में क्या हुआ, हमने आपके सोशल मीडिया हैंडल से उठाया था इस पोस्टर को, इसमें लिखा वो सर हुआ ही ऐसा था कि हर साल बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो जब हमारे यहाँ फीस मतलब पहले स्टार्टिंग में फीस 25-30 हज़ार के आसपास थी। ठीक है। अभी फीस 35,000 रुपए। तो 35,000 में हम लोग कॉपी किताब, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, सारी चीजें हम लोग देते हैं। तो हुआ उसमें क्या है ना कि कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि उनको 35,000 देने में परेशानी हो, नहीं दे पाएंगे, स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो फिर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ये हुआ कि सर पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। तो हमने किया क्या कि हमने कह दिया कि ठीक है, अगर आप 35,000 नहीं दे सकते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में कर दे दीजिए उसको। अच्छा, ठीक है। एडमिशन के टाइम 10,000 दे दीजिए, बाकी 25,000 5 किस्त में दे दीजिए। तो कुछ बच्चों के लिए तो रियायत हो गई, लेकिन कुछ बच्चों के लिए और परेशानी हो गई, वो फिर भी नहीं दे पा रहे थे। तो हमने एक स्कीम लॉन्च की, इसी साल से शुरू हुआ था, कि 10,000 रुपए सिर्फ जमा कीजिए। ठीक है। उसके बाद में आप पूरे साल पढ़िए। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तब आप हमको 5-5 हज़ार रुपए करके 12 महीने फीस दे दीजिएगा। अच्छा, मतलब नौकरी पाने के 1 साल बाद तक आप धीरे धीरे पेमेंट करते पेमेंट 5-5 हज़ार रुपए करके आप 12 महीने तक। ठीक है। अगर 20,000 की पेमेंट मिल रही है नौकरी में, 5,000 रुपए आप इंस्टीट्यूट को दीजिए, तो भी 15,000 रुपए में आराम से अपना जीवन आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये उन्हीं बच्चों के लिए किया गया जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, घर की जिम्मेवारियां हैं, लेकिन उनके पास में ये भी नहीं कि हम 35,000 नहीं दे पा रहे हैं। अरे अभी भी परेशानी सर है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 10,000 भी देने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन अब मजबूरी हमारी ये है कि विद्यालय के बेसिक खर्चे तो हैं ही, बिल्कुल है, करना ही है। बिल्कुल है। अच्छा, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको नौकरी का अवसर कैसे मिलता है, उसका एक प्रोसेस जरा सा समझाइए। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई बच्चा आया इंटर करके, ठीक है, उसने हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया। एडमिशन होने के बाद में वो करते क्या है कि पढ़ लिए, ट्रेनिंग हो गए, एग्जाम दिए, पास हो गए। तो फिर ये जो बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे L&T है, अदानी है, रिलायंस रिफाइनरी है, टाटा है, ठीक है, और भी बहुत सी कंपनियां, गेल है, वेल है, ये सब। उसमें क्या होता है कि सेफ्टी ऑफिसर और फायरमैन की वैकेंसी आती हैं जी, कि आग लगेगी तो आग बुझाने के लिए फायरमैन चाहिए, और साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सेफ्टी वाले चाहिए। ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, वो इंस्टीट्यूट को पहले ही संपर्क कर लेते हैं कि सर हमको इस बार आपसे 10 बच्चे चाहिए, 15 बच्चे चाहिए, हमारे यहाँ 5 बच्चों की रिक्वायरमेंट है। या फिर जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो हमारे से पढ़े और पास आउट हो गए, वो अब सीनियर हो गए अपनी अपनी कंपनियों में, तो वो कहते हैं कि सर हमारे यहाँ सुपरवाइजर की इतनी वैकेंसी खाली है, थोड़ा बच्चों को भेज दीजिए। तो आसानी से प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत ही सराहनीय कार्य है इस क्षेत्र के लिए, गाजीपुर क्षेत्र के लिए, जहाँ की इतनी बेरोजगारी है। अच्छा, एक चीज और, क्या इस क्षेत्र में विदेश जाने का भी मौका, क्योंकि कुछ बच्चों का आज के समय में यह है भैया हमें विदेश बहुत जाना है। बहुत अच्छा पैकेज है। हाँ, यहाँ अगर आपकी पैकेज 18-20 हज़ार रुपए स्टार्टिंग है, बिना एक्सपीरियंस के 18-20 हज़ार रुपए कोई भी कंपनी दे देती है फ्रेशर बच्चे को जो तुरंत पास आउट हुआ है।
सेम इसका लगभग डबल का पैकेज है विदेशों में, अच्छा 35-40 हजार रुपये फ्रेशर का। अब उसके बाद में आईओस करिए, नेबोस करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, लाखों रुपए तक सैलरी जाती है। अरे कुछ बच्चे हैं जो 1.5 लाख रुपए का वेतन पा रहे हैं, अच्छा है पैकेज है। आपने अभी क्रिकेट की बात की थी, आप प्लेयर भी हैं, खेलना भी पसंद करते हैं, स्पोर्ट आपको बहुत पसंद भी है। तो अभी सूर्य कुमार यादव पर पूरा देश गर्व कर रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं, जबकि उनका पैतृक निवास भी आपके सैदपुर सिधौना में ही है? जी जी, देखिए ये बहुत गर्व की बात है कि सूर्य कुमार यादव जी का जन्म स्थान यही सिधौना में है और यहाँ के मूल निवासी हैं। और उसके बाद में वो जा करके आईपीएल खेले, आईपीएल खेलने के बाद में विश्व में आज सबसे बेहतरीन कप्तानों में एक हैं, वर्ल्ड कप जिताया। अब तक जितनी सीरीज अपनी कप्तानी उन्होंने खेली है सारी सीरीज भारत ने जीती, अभी तक कोई भी सीरीज वो हारे नहीं है। तो ये बहुत गर्व का क्षण है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सर इसी को लेकर के अगर देखा जाए तो इस उपलब्धि के साथ में कई सवाल भी उठते हैं जी। जैसे मान लीजिए कि क्या सूर्य कुमार यादव गाजीपुर के हैं, उससे गर्व करने से काम नहीं चलेगा, है ना। देखिए आज अगर सूर्य कुमार यादव गाजीपुर से खेलते तो क्या वो वहां तक पहुंचते? नहीं पहुंचते। गाजीपुर का जो क्रिकेट एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष अभी संजीव सिंह और बंटी सिंह है, आप उस कमेटी को उठा के देखेंगे, उस कमेटी में एक जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व है। कोई टूर्नामेंट नहीं, कोई ट्रायल नहीं। ट्रायल की स्थिति तो ये है कि आज तक क्रिकेट ट्रायल के वीडियोस तक नहीं जारी किए गए, इतनी धांधली होती है। आप समझ लीजिए कि अभी की स्थिति ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बैनर देखा था, बुतिया टाड़ पर लगा हुआ था। अच्छा, सैनिक चौराहा हो गया। नहीं सॉरी, विकास भवन चौराहे पर लगा हुआ था। उसमें माननीय राजीव शुक्ला जी की फोटो लगा करके, हमारे प्रेरणा स्रोत राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के बहुत बड़े पद पर है, वो उनकी फोटो लगा करके इन्होंने लगा थी। आप समझ लीजिए कि उतने बड़े व्यक्ति को आपने पोस्टर में जगह दी है, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन गाजीपुर में क्रिकेट एसोसिएशन के पास में गाजीपुर क्रिकेट अपना ग्राउंड नहीं है, अपना ग्राउंड नहीं है सर। स्वामी शाहजानंद कॉलेज का ग्राउंड, आप कभी पत्रकार हैं, आप जा करके देखिएगा, चारों तरफ झाड़ियां हैं। स्वामी शाहजानंद कॉलेज का अपना ग्राउंड है। ग्राउंड की स्थिति इतनी खराब है कि पिच छोड़ करके ग्राउंड पूरा लेवल नहीं है। लड़कों का आप इतने दिन से एकेडमी चला रहे हैं, मतलब यहाँ पे एकेडमी चल रही है उनकी, जिले में कमेटी है उनकी, लेकिन एक बार कोई बढ़िया टूर्नामेंट गाजीपुर में नहीं आया। हमारे यहाँ आयुष सिंह बम्बम जी आए थे जी, कि पिताजी ने शायद सैदपुर में एक बार बहुत बढ़िया टूर्नामेंट कराया था 2005 के आसपास। उन्होंने हमसे कहा है कि भैया हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि सैदपुर में वैसी ही छवि एक बार देखने को मिले जो हमारे पिताजी से बबलू सिंह जी की तरफ से कराया गया था। क्या उसके बाद सच में कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ जो कि उन्होंने दावा किया था? नहीं हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ ना। गाजीपुर ये नहीं हुआ। एक तरह से पूरी कमेटी को आप उठा के देखेंगे ना, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पास में हेड कोच कौन है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या उपलब्धि है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोच है? कुछ नहीं है सर। ये राजीव शुक्ला जी का नाम लेकर के, बीसीसीआई का नाम लेकर के, एलिट मेंबर बन करके मात्र धनुगाही का काम किए हैं लोग, बाकी कोई काम नहीं, कुछ नहीं। आप समझिए ना, आप 4 जिलों मतलब 4 जिलों का ऑफिस है गाजीपुर। 4 जिलों में क्या ऐसा कोई प्लेयर नहीं रहा जो आईपीएल खेल सके इतने सालों में? सवाल तो बनता है, क्या कोई ऐसा प्लेयर? आपके पास में एक ग्राउंड अच्छा नहीं है, एक ग्राउंड अच्छा नहीं है। आप बीसीसीआई में कहते हैं कि मेरी डायरेक्ट राजीव शुक्ला जी से बात होती है, मैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का एलिट मेंबर हूं, एक ग्राउंड मेंटेन करके अगर ये दे दें गाजीपुर में तो हम मान जाए। अभी कुछ दिन पहले बात आ रही थी कि कोई ग्राउंड की बात चल रही थी, तो कह रहे थे हम लोग इसको मेंटेन करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बयानबाजी। मेन क्या है, इसको इन लोगों ने धनुगाही का केंद्र बना लिया है। आप एक बात बताइए कि सूर्य कुमार यादव जी खेल रहे हैं, इससे पहले भदोही से यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं। आप बताइए ना कि क्या पूर्वांचल में ऐसा कोई एकेडमी है, कोई ऐसी कमेटी है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है जहां से एक प्लेयर खेल करके आज बड़े लेवल पे खेल रहा हो? इनका क्या योगदान है? ये सिर्फ यहाँ पर उनके जन्म होने के नाम से कंधा ठुकवा रहे हैं और कुछ नहीं। इनका क्या योगदान है?
इनसे पूछो तो कहते हैं यहाँ के बच्चों में, इनके यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल नहीं है। यहाँ का बच्चा जाके सरहद संभाल रहा है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं खेलेगा, बिल्कुल क्रिकेट खेलेगा, नहीं खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा। शहादत यहाँ पे के सबसे ज्यादा नाम ऑफिशियल, आता है। यहाँ के ऑफिशियल और अध्यक्ष में पोटेंशियल नहीं है कि यहाँ के जो प्रतिभा है उनको खेल निखार के निकाल लें। इनको सिर्फ चाहिए कि अपना ये पेट भर सकें, अपना खाता भर सकें। और इसके सिवा आप पूरी कमेटी उठा के देखेंगे ना, तो उसमें एक जाति विशेष के लोग हैं जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक जाति विशेष हाँ। के लोग। मैं संज्ञान लूंगा इस पे। हाँ, आप देखेंगे करूंगा। पूरा एक, मैं इस चीजों को लेकर के मैं कई बार इन चीजों को बोला। मैं देखता हूँ, शर्म आती है सर उस ग्राउंड में खड़े होने में। उस ग्राउंड की दुर्दशा इतनी है, सामने गंगा जी का किनारा है, इस साइड में कॉलेज का अपनी बिल्डिंग्स हैं, पीछे आप जाएंगे तो झाड़ियां लगी हुई हैं, उसी में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ से ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ से बच्चा खेल करके नहीं बिल्कुल बनेगा। नहीं बनेगा। हमारे गाजीपुर में एक स्टेडियम है, मेघवरण सिंह स्टेडियम, करमपुर में ओलंपिक प्लेयर दिए। राधे मोहन सिंह जी जैसा पोटेंशियल और मेघवरण सिंह जी जिन्होंने उसकी स्थापना की, उनका विजन था। सोचिए कि वहाँ पे नेशनल लेवल की टीमें हॉकी खेलने आती हैं, बहुत बड़े लेवल की टीमें और आती हैं। अभी सरकार ने उनको कुछ फंड 4-5 करोड़ रुपए दिया है। नहीं तो इससे पहले राधे मोहन सिंह जी उसको मेंटेनेंस से लेकर के कोच, कोचिंग, इक्विपमेंट, सारी चीज अकेले मैनेज करते थे। आज जब वहां से एक ओलंपिक प्लेयर सेलेक्ट हो गया, स्टेट प्लेयर सेलेक्ट हो गया, तो सरकार ने फंड दिया। मैं कहता हूं कि पहले किसी ने मेहनत की है ना। बिल्कुल। आपको तो, आपके पास तो बीसीसीआई का बैकअप है, राजीव शुक्ला जी का बैकअप है, आप क्यों नहीं बढ़िया स्टेडियम बनवा रहे हैं, कहानी बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ सिर्फ ऐसा है कि ये चलते रहे, पॉकेट भरते रहे, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे नहीं खेलेंगे। इनका सीधा सा ये है कि अरे यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल नहीं है, यहाँ के ऑफिशियल में पोटेंशियल नहीं है कि बच्चों में तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं कह तो रहा हूँ, कोई नहीं मानेगा भाई, बच्चों का खून बहुत गर्म है। अरे यहाँ के गाजीपुर और पूर्वांचल के बच्चे जाके सरहद संभाल रहे हैं। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के ग्राउंड में क्रिकेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे अभी आपने शुरुआत में बताया कि आपका एक सपना अधूरा रह गया, हाँ, क्रिकेट का। वजह कुछ ऐसी ही तो नहीं थी? देखिए, 2 वजह थी जी। जब आप घर में मिडिल क्लास फैमिली की, मतलब 99% लोगों मिडिल क्लास फैमिली में ये परेशानी होती है कि आप अभी जब तक शरीर साथ दे रहा है, पापा जॉब में हैं, चीजें कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। इसके बाद क्या, यही चीजें मेरे साथ में रही। पापा 2018 में रिटायर हो गए, 4 बहनों में मैं अकेला भाई था, तो फिर मेरे को क्रिकेट छोड़ना पड़ा। लेकिन देखिए, चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा रहती हैं। आज भी अभी भी समय मिलता है, मैं 2 घंटे 3 घंटे हमेशा पुलिस लाइन में, वहाँ पे पुलिस जोन की टीम है, मैं खेलने जाता हूँ। आप कभी, बात आ गई है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आप पुलिस लाइन जाइए, क्या सुंदर ग्राउंड है सर पुलिस लाइन। आज इस वक्त डीएम और एसपी माननीय नीरज राजा जी और अवनीश कुमार जो यहाँ के डीएम है, माननीय डीएम साहब, हम नहीं मानते कि गाजीपुर में इससे बेटर कभी अधिकारी आए होंगे। दोनों अधिकारी ऑफिस में अधिकारी हैं, जब ग्राउंड में आते हैं तो स्पोर्ट्समैन की तरह मिलते हैं। मैंने देखा है एसपी सर को अपने प्लेयर्स के लिए हाथ में बोतल में पानी लेकर के ग्राउंड में जाते हुए। एसपी सर अपने प्लेयर्स के लिए पानी लेके, जोन का मैच चल रहा था सर, जोन का मैच चल रहा था, और हमको आई थिंक सेमीफाइनल गाजीपुर खेल रही थी, गाजीपुर और मऊ या आजमगढ़ का सेमीफाइनल था, और एसपी साहब हाथ में बोतल लेकर के भरे ग्राउंड में दौड़ गए प्लेयर्स को पानी पिलाने के लिए। ये कार्यों में ये वो लोग हैं जो बचपन में क्रिकेट करियर के चक्कर में नहीं खेल नहीं पाए किसी कारणवश से, और ऐसा भी कारण रहा होगा कि इंस्टीट्यूट नहीं मिला। जैसे हमारे गाजीपुर में बहुत सारे करियर पे ध्यान दिए, बहुत सारे बच्चों का भविष्य ऐसे खराब हो रहा है जो कि हमारे गाजीपुर के बच्चे हैं और क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं, बट उन्हें कोई अभी एक कार्तिक यादव है, कार्तिक यादव है, ससना का रहने वाला है लड़का, ससना का कार्तिक यादव। वो उसने यहाँ से क्रिकेट, चूंकि हम लोगों का घरेलू संबंध है, तो उसने एक ही चीज कहा कि चाचा जानते हैं यहाँ के भरोसे रहेंगे तो हम लोग मैच नहीं खेल पाएंगे। जो अच्छे प्लेयर हैं वो कोई ना कोई बाहर की एकेडमी, लखनऊ, चाहे छत्तीसगढ़, हैदराबाद, गुजरात, कहीं चले जाते हैं। यहाँ पे उनको कहते हैं कि सर यहाँ बड़ी राजनीति होती है, कुछ मिलता नहीं है, मैच हो नहीं रहे हैं, सब कुछ बेकार है। लेकिन पुलिस लाइन में हम लोग जाते हैं अभी भी, लेकिन वहाँ पे टीम है, पुलिस की टीम है, और हम लोग वो अपना जो सपना छोड़े हैं वो जी लेते हैं, खेल लेते हैं, तो बड़ा हो जाता है। आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं,
भावी जी, प्रत्याशी भी हैं। जिला पंचायत मनिहारी पंचम से जिला पंचायत पद के तो प्रत्याशी हैं। राजनीति से जुड़ने की आपकी मुख्य प्रेरणा क्या है? क्यों जुड़ना चाहते हैं आप? देखिए, तो एक राज स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और ऊपर से आप इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, तो क्या राजनीति में इस अपने युवाओं का आना बहुत जरूरी हो गया है, जो आपने ये रास्ता चुना? क्या प्रेरणा थी आपकी? देखिए, जब विधानसभा और लोकसभा, चाहे ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन पदों पे जब युवा बैठेगा ना, तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो उस पे काम करेगा। वो ग्राउंड पे काम करेगा, बच्चों के भविष्य पे काम करेगा, उनके रोजगार पे काम करेगा, उनको वो चीजें ला करके जिले में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा जिससे इनका फ्यूचर बन सकता है। जी। इन चीजों पे काम करेगा। राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण है कि जब आप राजनीति में एक विजन के साथ में आते हैं और आपको जनता चुन करके भेजती है क्षेत्र से, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं जिस चीजों को लेकर के आया हूँ वो चीजें पूरी होनी चाहिए। पूरी हो, बिल्कुल। और मैं इससे पहले अपने गांव में छोटे छोटे टूर्नामेंट्स मैंने कराए हैं, 2-3 साल 4 साल तक मैंने टूर्नामेंट्स कराए। फिर मैं खुद भी क्रिकेट खेलने लगा, चूंकि मेरे को समय मिलता है ऑफिस से तो मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। मेरा एक इच्छा है कि मैं जब जिला पंचायत जीत करके आऊंगा तो एक बहुत शानदार ग्राउंड मेंटेन होगा जहाँ पे बच्चे दौड़ सके। सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए क्या है, पहाड़पुर गांव की चकबंदी हो रही है, जो मेरा गांव है पहाड़पुर खुर्द का। वहाँ करीब 2 बीघे का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। उसको नहर जब चूंकि 60 साल बाद में चकबंदी हो रही है तो उसको क्या हुआ, बीच से नहर ने उसको क्रॉस कर दिया है। अच्छा, ग्राउंड के बीच हाँ, बीच से। तो कुछ जमीन नहर के इस तरफ है, नहर के उस तरफ। मैंने एक आध बार जब के बालाजी यहाँ पे डीएम थे तो मैंने एक आध दो बार उनको लिख के दिया भी था। तो ये था कि सर अब 2 जगह जमीनें हैं, किसकी खेत में इसको करें। लेकिन इस बार मूड है क्योंकि चकबंदी चल रही है और जिलाधिकारी महोदय से मिल करके मैं इसको कोशिश करूंगा कि वो ग्राउंड एक जगह मेंटेन हो जाए। होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए खेलता हुआ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य धन और है। आज अगर हमें रनिंग करने के लिए कह दिया जाए नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर खेलने के लिए कह दिया जाए 2 घंटे खेल लेंगे। 2 घंटे खेल लेंगे। सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जब वैकेंसी आती है आपको यहाँ के क्षेत्र के बच्चे कहीं दूर दराज गांव में, कहीं उसर पे, चाहे कहीं उसर में दूसरे गांव में जाके दौड़ते हुए मिलेंगे। हमारे यहाँ जो जमीन है, या तो कुछ लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने उसको कब्जा कर लिया है, उसको खेती कर रहे हैं, या तो उसको कभी कोई मेंटेन ही नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा मूड ये है कि इस बार वो ग्राउंड मेंटेन होंगे। इसके अलावा भी जिन गांव में खेल की मैदान छूटे हुए हैं उन खेल के मैदानों को भी मेंटेन करना है कि कम से कम उन लड़कों को सुबह आर्मी की, अग्निवीर की, पुलिस की, किसी की तैयारी करनी है तो उनको सड़क पे नहीं दौड़ना पड़े, गांव से दूर न जाना पड़े। अच्छा, आपके पास प्लेग्राउंड होता है ना, तो आप वहां पे हमेशा एक खेल का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप जाते हैं, नहीं कुछ होगा तो वॉलीबॉल दे दीजिए, चले जाते हैं। अरे बेटा खेल क्या कर, अरे आप एक नेट और वॉलीबॉल दे दीजिए, बस बच्चे जुट जाए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 4 दिन 5 दिन जाते जाते वहां पे 35-40 साल के लोग भी क्रिकेट खेलना और वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देंगे, बच्चों के अलावा। तो ये चीजें करनी है, इस वजह से हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विचारधारा को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा की कॉपी पेस्ट है। ठीक है। आरएसएस चाहती है कि जो जिस वर्ण व्यवस्था में रहा है वो उसी में रहे। बीजेपी भी वही चाहती है कि जो जिस तरह से रहा उस व्यवस्था में रहे। तो अब कानून और संविधान से चलने वाला देश है। अब तो जो जिस वर्ग में पढ़ेगा, जितना पढ़ेगा वो अपने अधिकार की बात करेगा। तो बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है और वो जो एक कास्ट को व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो वो चीजें अब नहीं हो पाएंगी, हम उसको इसी तरह से देखते हैं। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता रहता है, क्या है इसके पीछे? देखिए क्या है कि ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट रहा। आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, मस्जिद में सुअर का मांस फेंकवा दिया, मंदिर में गाय का मांस फेंकवा दिया, उसमें दंगे कराए, दंगे अपने ही लोगों से कराए पैसे दे करके। बाद में दोनों पक्षों को अलग किया, अच्छे करने के बाद में कई सौ साल तक राज किया। सेम इसी कॉन्सेप्ट को आज बीजेपी यूज करती है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों वर्गों में कुछ गलत नियत और प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको चिन्हित करके उनको दंडित करने की आवश्यकता है, न कि उस एक व्यक्ति की वजह से पूरे के पूरे समाज को देखने की आवश्यकता है।
एक व्यक्ति पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो महाराज जी जीत कैसे रहे हैं फिर? हर जगह वोट बहुत पा रहे हैं, देख रहे हैं आप, देखिएगा तो वोट की क्या मतलब है देखिए, इसका? महाराज जी के जीतने का सबसे बड़ा कारण है ये जो प्रशासन है। महाराज जी कहाँ चुनाव जीत रहे हैं? जो अधिकारी हैं वो सरकार चलाते हैं, वही सरकार में चुनाव जिताते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई जिला अधिकारी है, उसने अपने कार्यकाल में बीजेपी के दबाव में या फिर पता चला कि उसने अपने काम में 50 करोड़ का घोटाला किया है, अब उसको सरकार ये कहे कि अगर सरकार बदलेगी तो ये घोटाले खोले जाएंगे, तो तुम अंदर जाओगे, तो उसके दिमाग में ये आता है कि जब सरकार बदलेगी तब न इसकी जांच होगी, बदलने ही ना दे, बदलने ही नहीं देना है। ये सरकार पूर्ण रूप से अधिकारी चलाते हैं। अच्छा, आप एक बात समझिए, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, एक बीजेपी के विधायक ने कहा था कि हमारी बात तो थाने पर कांस्टेबल नहीं सुनता है, हमारी औकात इतनी, हमारी हैसियत नहीं है कि हम एक मोटरसाइकिल छोड़वा लें। जनप्रतिनिधि होकर के मैं जनता की बात ही नहीं कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस पे आप ध्यान दीजिए, ये इस गलत हो रहा है या सही है। नहीं, जो अधिकारी कह दिया वही सही है। विधायक और सांसद अपने क्षेत्र के एक बड़े राजनेता जो होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के नेता होते हैं, एक अपने माननीय व्यक्ति होते हैं जिसकी वजह से समाज चलता है। अगर इसी तरह से होता तो नेताओं की क्या आवश्यकता है? आइए स्पीसीज देश चलाएं, क्या जरूरत है नेताओं सांसदों की? लेकिन ये सरकार पूर्ण रूप से अधिकारी चला रहा है। अच्छा, एक नाम अगर लेना हो आपको जिसके कार्यकाल में आपके क्षेत्र जिससे आप जिला पंचायती लड़ने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हो? देखिए, व्यक्ति नुकसान नहीं किया है, सरकारों ने ही नुकसान किया है जी। आप एक बात बताइए, खैर अब तक तो मैं उस चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन समाजवादी पार्टी के वक्त कुछ, जब जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे, हर गांव में आरसीसी बनी, और उसके बाद में जब सरकार चली गई, उसके बाद में जब भी कोई हुआ, हमारे गांव में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो कभी कभी जिला पंचायत अध्यक्ष आए भी नहीं, और उससे भी बड़ी चीज, हमारे यहाँ तो विधायक भी नहीं आते हैं। हमारे क्षेत्र में विधायक भी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ बेदीराम जी हैं, इससे पहले त्रिवेणी राम जी थे जी जी, और उनसे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सुब्बा राम जी थे। सुब्बा राम जी के बारे में लोग कहते हैं कि सरकार की योजनाओं को लेकर के उन्होंने सड़कें उड़ के लिखी बात, लेकिन त्रिवेणी राम कभी नहीं आए। सुब्बा राम जी के लिए भी कहा जाता था, सुब्बा राम जी हम लोगों के क्षेत्र में नहीं कभी आते थे, लेकिन त्रिवेणी राम जी भी नहीं आए, बेदी राम जी भी नहीं आते। बेदी राम जी तो इस वजह से नहीं आते हैं कि अहिरों का गांव है, वहां से वोट नहीं मिलना है, वो आते ही नहीं। अच्छा, मतलब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हाँ, अहिरों का गांव है तो देखिए, सपा। वो ओम प्रकाश राजभर जी की तरह सोचते हैं। और त्रिवेणी राम जी, अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, एक वीडियो वायरल हुआ था, वो जखनिया के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के वहां के मुख्य चिकित्सक से झगड़ा कर लिए थे। मैंने उनसे कहा, बोले कि मैं जाकर के इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री जी से करूंगा। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनकी स्वास्थ्य मंत्री जी से इतनी ही बनती है तो मौदिया का जो आरोग्य केंद्र है उसको चालू करा देते। इतनी जर्जर स्थिति में है कि उस अस्पताल को ही इलाज किया हो सकता है, न खिड़की सही है न दरवाजे सही है। वहाँ हमने सुना है कि कोई महिला है, वहाँ पे जो प्रभारी हैं कि चिकित्सक हैं, वो आती हैं नहीं आती हैं, कभी देखा नहीं, आगे से खुलता नहीं है वो हॉस्पिटल। हमने कहा कि उसी को बनवा देते तो हम मान जाते कि आपकी व्यक्ति को इलाज क्या मिलेगा, अस्पताल को ही इलाज किया हो सकता है। लेकिन क्या करेंगे, जैसे बेदी राम जी वैसे ब्रिजेश पाठक जी, हाँ, तो चीजें खत्म है। ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल के बीच बेसिकली चल रहा है, अमेरिका तो खैर ठीक है लगा हुआ है। भारत में पेट्रोल और एलपीजी, क्या इस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा या पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। अभी देखिए, कई जगहों की न्यूज आई है, कई रेस्टोरेंट बंद, 20% 40% रेस्टोरेंट बंद हो गए। कई लोग खड़े हैं कितने दिनों से लाइन में, पता चला है कि 1500 रुपये, अभी तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक महिला कह रही है कि 1500 रुपये देने पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, ये वो फाइलें दबाने का युद्ध है जो स्टेफन फाइल अभी वहाँ अमेरिका की कोर्ट ने सार्वजनिक करने के लिए दे दिया है, जिसमें हमारे विश्वगुरु जी का भी नाम है। और देश के वो उद्योगपति, वो बड़े लोग जिन्होंने ये यहाँ तक बताइए कि इतने कुकृत्य किए हैं उन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ में,
वायरस फैला दिया ताकि जनसंख्या घटे। और इसके बाद में जो बीजेपी के नेता हैं वो उनसे कई कई बार मेल पर उनसे बात हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नाम आ रहा है। तो ये उन कुकृत्यों को छुपाने के लिए युद्ध चल रहा है। युद्ध में कुछ नहीं है। ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। आप ऐसे समझिए कि ईरान की जगह ये कंडीशन भारत की होती अगर इंदिरा जी ने पोखरण का ट्रायल न किया होता, बाद में बीजेपी की सरकार में वाजपेयी जी ने उसको पूरा न कराया होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाजपेयी जी का इसमें क्रेडिट है, इंदिरा जी ने उसको शुरू कराया। आईएसआई और एफबीआई ने मिल करके उस प्रोजेक्ट पर उनको रोक लगाया, सैंक्शंस लगाए। उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार में वाजपेयी जी आए तो उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश होना बहुत जरूरी है। उन्होंने उस चीज का पोखरण में उसका ट्रायल कराया और एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में वो पोखरण का ट्रायल सफल रहा। अगर वो ट्रायल सफल न होता या फिर आज हमारा भारत परमाणु शक्ति न होता तो आज ईरान की गति भारत की हो रही होती। ईरान उस चीज को भांप रहा है, वो इसी वजह से परमाणु बम चाह रहा है कि हमारे पास बन जाएगा तो कम से कम कोई हमारी तरफ देखेगा नहीं। और उससे भी बड़ी चीज ये जो स्टीफेंस फाइल, वो जो चीजें अभी की वीडियोस और उसके जो पेपर्स आज सार्वजनिक, अब आप बिहार की राजनीति में देख लीजिए, जब वहां से नहीं भटका तो वहां से नीतीश कुमार जी की सरकार गिरा दी। अब वो सरकार गिरा ही दी गई है, उसको आप ये नहीं कह सकते हैं। राज्यसभा भेजने का मतलब है राजनीति समाप्त करना। बिल्कुल, जैसे सिन्हा जी की समाप्त कर दी गई, जैसे सिन्हा जी को राज्यपाल बना दिया गया और उनकी राजनीति खत्म कर दी गई। अब वो कभी अब फिर बाकी सपना छोड़ दें। अच्छा, मनोज सिन्हा जी के लिए गाजीपुर के लोगों के दिल में एक जगह तो है, क्या देखते हैं आप ऐसा? क्योंकि कई लोग मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर के लिए काम तो बहुत किया, रेलवे को लेकर के। तो आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये चीजें गलत है। रेलवे का वो बजट कांग्रेस का अलॉट किया हुआ था, ठीक है। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस थी कि हम कभी सत्ता से नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको बंद बस्ते में डाल करके रखा हुआ था। मैं मनोज सिन्हा जी को इस तरह से देखता हूं कि जब उनके पास में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय था, उन्होंने बीएसएनएल की वो धज्जी उड़ाई कि जो नेटवर्क जिसके पास में सैटेलाइट है, 85 लाख करोड़ का एसेट है, जिसके पास में अपनी एकमात्र सैटेलाइट है, उसके नेटवर्क को आज नेटवर्क नहीं मिल रहा है। और अंबानी का नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर आप देखे होंगे कुछ दिन पेपर में भी, जियो का जब नेटवर्क आया था तो मोदी जी की फोटो साथ में लगी थी। हमारे हिसाब से विकास पुरुष की संज्ञा, हिका ताड़ी घाट वाला मैटर देख लीजिए, आज तक वो पुल चालू नहीं हुआ। उसकी योजना भी कट कर दी गई, उसका बजट कट कर दिया गया। हम कहते हैं ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने गाजीपुर को बहुत कुछ दिया, एयरपोर्ट बनने वाला था गाजीपुर में, बनवा दिए होते, अंधऊ वाला ना। हाँ। और अगर वो विकास पुरुष की बात कर रहे थे तो एक बात बताइए, अखिलेश जी क्या विकास नहीं किए? एक्सप्रेसवे बनवा के दिए आपको। बिल्कुल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज की कनेक्टिविटी आपके पास में है लखनऊ की। इसके बाद में जो डायल 100 था उसको 112 नंबर बदल दिया। डायल 100 नाम तो बदल दिए ना। हाँ, तो नाम ही तो बदल रहे हैं। मनरेगा को राम जी योजना कर दिए, तो कई शहरों का नाम भी बदल रहे, पुराना नाम लेके आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है समाजवादियों को? देखिए, समाजवादियों को दिक्कत नहीं है। आप बेसिक चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं हमारे पास में फंड नहीं है, हमारे पास में शिक्षकों के लिए वैकेंसी नहीं है, और 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं। तो महाराज अगर स्कूल में स्वेटर बुनेंगे तो क्या होगा? स्कूल बंद ना होगा? अरे तो इसके लिए आप टाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? बायोमेट्रिक लागू करिए, बायोमेट्रिक लागू कीजिए, बायोमेट्रिक लागू कीजिए कि सुबह जाने से लेकर के आने तक आपकी। मैं कहता हूं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, दिल्ली में लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में किए। दिल्ली का बजट आपके बजट से कम है, आपसे नहीं संभल रहा है, कैसे हुआ? हाँ, मैंने एक विशु यादव हैं जो कि डीएलएड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें हमने कहा था ये बात। उन्होंने कहा था कि सर शिक्षकों को इतना काम दे रही है गवर्नमेंट कि साड़ो आंकना अगर है तो शिक्षक जाएंगे, तो पढ़ाएंगे कब? टीचर का काम पढ़ाना होता है। देखिए, मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, ठीक है,
अगर ये पॉडकास्ट पलथी मार के नीचे हो रहा होता तो शायद हम इतना देर तक नहीं बतिया रहे होते आपसे। अगर आपको मुझसे बात करनी है या फिर मैं आपके यहाँ आऊं तो आपको व्यवस्थाएं देनी होगी। आप हमको व्यवस्थाएं दीजिए और उसके बाद में मैं आपके यहाँ न आऊं, मैं आपके यहाँ न पढ़ाऊं, मैं आपसे बात न करूं, मैं आपके सवाल के जवाब न दूं तो आप मुझे दोषी बना सकते। बिल्कुल। जनगणना करेगा सरकारी टीचर, इलेक्शन कराएगा सरकारी टीचर, SIR करेगा सरकारी टीचर, प्रधानी के वोटर लिस्ट का सब कुछ करेगा ये सरकारी टीचर, साड़ पकड़ेगा सरकारी टीचर, पढ़ाएगा भी सरकारी टीचर। और आपको मैं एक चीज बता देते हैं, स्कूल के कुछ स्कूलों में हमने देखा है कि वहां का जो छोटा मोटा टूटा फूटा वाला काम होता है वो सरकारी टीचर लोग का मेंटेनेंस का भी जिम्मा रहता है कि आपको फंड दे दिया गया, इसको करवाइए। तो महाराज पढ़ाएगा कब टीचर? फिर ठेकेदार हो गया ना वो, तो फिर दुनिया भर का काम है। शिक्षक का काम देखिए पहले भी होता था, चलते ना महाभारत में, वहां पे एक शिक्षक थे कृपाचार्य, उनको राज्य का कारोबार देखना था। पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य को बुलाया गया कि आपको सिर्फ एक काम करना है, बच्चों को शिक्षित करना है, राज्य के काम से कोई मतलब नहीं है। तो एक टीचर का काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दे, पढ़े और पढ़ाए। पढ़ना इसलिए जरूरी है शिक्षकों को क्योंकि आज के समय में हर चीजें प्रतिदिन अपडेट हो रही हैं। पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा क्या? वही पुराना कॉन्सेप्ट। ये कुल मिला जुला करके मैं आपको बता दूं, इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने हवाई जहाज में एक एयरलाइंस थी भारत के पास में, वो भी बेच दिया, टाटा ने खरीद लिया। ये शिक्षा को भी प्राइवेटाइज कर देना चाहते हैं। आप बताइए, फ्री में किताबें नहीं बंट पा रही हैं प्राइमरी स्कूलों में, रद्दियों के भाव में फेंकी जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक का फोटो वायरल हुआ था, जो प्राइमरी स्कूलों में किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए बंटनी थी, वो रद्दी वाला खरीद रहा था, उसको डायरेक्ट खरीद लिया। हाँ खरीद रहा, भाई क्या करेंगे, वो पड़ी हुई थी, उन्होंने उठा करके उन रद्दी वाले को बेच दिया। लेकिन जो प्राइवेट पब्लिकेशन है वो हर साल प्रॉफिट में है। देखिए, ये सरकार ये जानती है कि बच्चा पढ़ेगा तो कल को हमसे सवाल करेगा, हमसे रोजगार मांगेगा, हम कोई गड़बड़ करेंगे तो RTI डाल देगा। इसको पढ़ने मत दो, इसको हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ, इसको कांवड़ यात्रा कराओ, इसको धर्म का पाठ पढ़ा करके आपस में लड़ाते रहो, इनको मत करने दो। ये स्कूल नहीं जाएगा तो ये हमारे साथ झंडा ढोएगा। आप एक नेता का नाम बता दीजिए जो अयोध्या के मंदिर के आंदोलन में शामिल था। एक नेता का बेटा बता दीजिए, एक नेता का बेटी बता दीजिए। सिर्फ यही लोग? हाँ, अरे जिसने कार्यसेवकों पे गोली चलवाई वो मंदिर के मुख्य ट्रस्टी है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराने में। एक सवाल ये भी बनता है, मुलायम सिंह यादव जी ने कार्यसेवकों पे गोली चलवाई। मुलायम सिंह यादव तो उस समय वही थे ना, उस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो मेरा फैसला था। अब वही आज अयोध्या के कंस्ट्रक्शन के मेन हेड है, वही वो कंस्ट्रक्शन करा रहा है। और उससे बड़ी चीज एक और, आपको पत्रकार का यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वो जो कार सेवकों की लिस्ट आई थी जिन लोगों की हत्या हुई है, जब उसकी जांच की गई तो उसमें आधा ज्यादा जिंदा है। अच्छा, अभी भी जिंदा? वो कह भी रहे थे, वो कह रहे थे कि जब मैंने वो लिस्ट निकाली उसमें पहला या दूसरा नाम ही मुझे जिंदा मिल गया। कह रहे यूट्यूब पे वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी, मैं सर्च करूंगा। हाँ। आप इस समय राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। ये संगठन क्या है और किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है, जरा से इसके बारे में बताइए। देखिए, राधा स्वामी संगठन जो है ये एक सामाजिक संगठन है जी। हम लोग 40% डिस्काउंट पर गाड़ी लेने में मदद करते हैं NGO के तहत। किसी के पास घर नहीं है तो 3.5 लाख रुपए में हम लोग उसको घर दे देते हैं। किसी की बिटिया की शादी है उसको शादी का सामान दे देते हैं। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसको फीस दे देते हैं। इसी तरह करके हमारी कई योजनाएं हैं। अच्छा, ये घर, गाड़ी, शादी, तीन चीज? नहीं, और भी बहुत सी योजनाएं। नचिकेता योजना के तहत आप बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस ले लीजिए। गैस सब्सिडी योजना के तहत आप हमको अगर 14 या 16 महीने के अगर गैस का पैसा दे देंगे तो हम आपको 36 महीने तक गैस का पैसा देंगे। तो हम लोग कई फील्ड में इसमें काम होता है। अच्छा, ये शादी, मान लीजिए जो किसी की शादी है, जरूरत है, उसकी जरूरतमंद है, तो उसको क्या करना होगा, किस तरह से आप लोग? तत्काल भी अगर किसी को चाहिए तो उसका स्कीम अलग है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्ची है, पैदा हो गई, ठीक है, और उनको समझ में आता है कि 20 साल 21 साल बाद में बेटी की शादी करनी, वो 11,000 रुपए हमारे यहाँ जमा कर दे। 1 से लेकर 3 साल तक की बच्ची 11,000 रुपए जमा कर दे। 2 साल बाद में वो पैसा वापस कर देंगे और उनको लेटर और बाकी चीजें मिल जाएंगी। 21 साल बाद में जैसे बच्ची 21 साल की होगी, उसकी जब भी वो शादी करेंगे
उनको शादी का पूरा सामान करीब 1.5 लाख का सामान आज के डेट से 1.5 लाख का सामान उनको मिल जाएगा। उसमें बेड है, सोफा है, फिंगरदानी जो भी है सब कुछ सारी चीज़। कुछ 30 सामानों का सेट है, वो सब चीज़ है। अगर घर बनवाना है, मान लीजिए कोई गरीब घर नहीं बनवा पा रहा है, उसका क्या सिस्टम? जैसे कोई 3.5 लाख रुपए संगठन को दे दे, जमा कर दे, बुक कर दे कि मेरे को घर चाहिए। 600 स्क्वायर फीट का 2 BHK घर हम लोग वेल फर्निश्ड, लेटरिन बाथरूम, टाइल्स, कलर, पुट्टी, वायरिंग सब कुछ करा के कंप्लीट 3 साल में बना के देंगे। 3 साल में बनता है वो। आप आज बुक करेंगे तो 3 साल के भीतर वो घर बन के मिल जाए, क्योंकि आपसे पहले ऑलरेडी बहुत से लोगों ने घर बुक किया हुआ है, तो उनका कंस्ट्रक्शन पहले होगा। आपको ये है कि आप जिस देर से 3 साल के भीतर में वो आपको लैंड आपको देना है। हाँ, लैंड आपको देना है। 600 स्क्वायर फीट का घर होगा। अगर आपको उससे बड़ा चाहिए तो शायद 7 लाख रुपए में डबल फ्लोर है, नीचे और ऊपर दोनों फ्लोर है, ये सही है। और एक बात आपने और गाड़ी की बताई, उसका क्या प्रोसेस है? जैसे उसका ये है कि एक्स-शोरूम प्राइस पे 40% का मदद हमारा संगठन करता है। जैसे कोई गाड़ी ले रहा है, बेटी को देना है शादी में, चाहे खुद के लिए देना है, हमको ये लगे कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे करेंगे, तो मान लीजिए 1 लाख की गाड़ी है, लगभग एक्स-शोरूम प्राइस पे अगर आप माइनस कीजिएगा तो 80,000 रुपये माइनस कीजिएगा तो 8 6 48 लगभग मान के चलिए 78,000 के आसपास में अगर आपके पास पैसा है तो 20,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दीजिए, बाकी जो बचा हुआ पैसा वो संगठन को आप दे दीजिए। ठीक है। संगठन उसको 36 महीने की जो भी किस्त होगा वो पूरी भरेगा। गाड़ी आप अपने पास रखिए, चलिए, किस्त की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं, मतलब एक बार फिर से क्लियर कराइए। जैसे मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, एक्स-शोरूम प्राइस, एक्स-शोरूम प्राइस 10 लाख का है। अब उसके एक्स-शोरूम पर 40% डिस्काउंट कर दीजिए, 6 लाख, 6 लाख रुपए देना है। 6 लाख हो गया। और उसके बाद में RTO है, इंश्योरेंस है, वो टोटल लेके मैंने मान लिया था 10 लाख है, मान लो 10 लाख है टोटल एकदम। अब मान के ऑन चलिए- रोड प्राइस 10 लाख है। हाँ, उसका एक्स-शोरूम प्राइस पे मान लीजिए, तो एक्स-शोरूम प्राइस मान लीजिए उसका तब 8 लाख रुपए होगा। हाँ, ठीक। उस पे 40% डिस्काउंट कर अच्छा, दीजिए। मतलब एक्स-शोरूम प्राइस, एक्स-शोरूम प्राइस पे 40%, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो बाकी जो है वो आपको देना है। ठीक है। आप उसको कई किस्तों में भी दे सकते हैं, इकट्ठे भी दे सकते हैं, तो ये स्कीमें हैं बहुत सी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? मेन मुख्यालय इसका पटना में है। गाजीपुर में आप स्वामी सहजानंद कॉलेज के पास में जहाँ मेरा कार्यालय है, एक कार्यालय वहाँ है और दूसरा एक कार्यालय सादात में है। अच्छा, ठीक है। कुछ रैपिड फायर खेल लिया जाए? एकदम फास्ट जवाब, ठीक है। सोचने का मौका बहुत कम, ठीक है। तुरंत जवाब। सबसे पसंदीदा नेता? अखिलेश यादव। सबसे पसंदीदा जगह? मेरा क्रिकेट ग्राउंड, पुलिस लाइन। सबसे पसंदीदा व्यक्ति? टाइम कम है। विवेकानंद। राजनीति एक शब्द में? सीरियस बिजनेस। बेहतर गृह मंत्री अमित शाह या राजनाथ सिंह? दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। बेहतर मुख्यमंत्री यूपी? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। बेहतर जननेता अटल बिहारी वाजपेयी या लालू प्रसाद यादव जी? आज दोनों अपने अपने जगह पे रहे। लालू प्रसाद यादव जी ने वो तबका जो सबसे नीचे बैठता था उसको संसद तक पहुंचाया, और वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कठोर और जो एक दूर की सोच की नीति थी। दोनों नेता अपने अपने जगह पे हमेशा मजबूत रहे। मतलब यहाँ दोनों नेता, यहाँ कोई पार्टी नहीं है? नहीं, यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं। बीजेपी में एक अटल बिहारी वाजपेयी एक नेता है जो हमको पार्टी से बाहर है। पार्टी से बाहर है, वो नेता नहीं है, एक विचारधारा आप कह सकते हैं बीजेपी। बेहतर रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह? नहीं, मुलायम सिंह यादव। क्यों? क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक सबसे बड़ा फैसला दिया। जब वो रक्षा मंत्री हुए तो उस वक्त शहीदों का पार्थिव शरीर घर नहीं आता था, उनकी वर्दी और टोपी आती थी। उन्होंने सबसे कहा कि जब पैदा व्यक्ति जहाँ हुआ है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं उसी सरजमी में फिर से मिल जाऊं। तो उन्होंने एक सबसे बड़ा फैसला दिया कि आज जो भी शहीद की बॉडी उसके घर पर आती है और डीएम, एसपी, वहाँ के सांसद, विधायक, सीओ, जितने बड़े पदाधिकारी हैं और उसके सामने सैल्यूट करके खड़े होते हैं, ये मुलायम सिंह यादव जी की देन है। इसलिए उनके जो योगदान है रक्षा क्षेत्र में वो नहीं है। दूसरी चीज, चीन को धमकाने का सबसे बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। हाँ। जब उन्होंने 5 किलोमीटर अंदर तक के सेना घुसा दी थी। बेहतर राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व कौन कर सकता है? राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी? इस वक्त तो राहुल गांधी से बेटर कोई नहीं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? क्यों? इसलिए नहीं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने पिछले सालों में कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। तो मन की बात तो करते हैं ना 8 बजे रात को। हाँ, तो अपने मन की बात हम भी तो कह रहे हैं, आपको उससे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन राहुल गांधी
इतने चुनाव हारने के बाद भी जब वो व्यक्ति आज सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो प्रधानमंत्री को जवाब नहीं आता है तो सदन में ही नहीं आते हैं। चलिए, बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी या मनमोहन सिंह जी? मनमोहन सिंह जी। रीजन? जब कोई देश एक रीजन नहीं, एक रीजन नहीं, कई रीजन है। हाँ। वो व्यक्ति अपने समय के वो अर्थशास्त्री हैं जब देश के पास में कुछ दिनों का पैसा बचा था खर्च करने के लिए, तब वो गए और उन्होंने जो विदेश से कर्ज लेकर के आए उसको ऐसे ऐसी जगह पे लगाया कि देश आज इस कंडीशन में है कि आज हमारी तरफ भी विदेश और विश्व देखता है कि भारत का क्या किसी भी मसले पे क्या जवाब है। तो ये योगदान उनका है। प्लस उन्होंने 2 साल प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने शांति से जो सिर्फ काम किया वो सराहनीय है। आप उसको तो मोदी जी भी तो विदेश जाते रहते हैं हर समय। हाँ, तभी तो ये स्टीफन फाइल में नाम आ रहा है। अच्छा, तो वही तो किए हैं, तभी तो जाते रहते हैं। अब भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आपकी राय में? देखिए, 2 समय काल है। अगर 29 में कहें तो राहुल गांधी, लेकिन अगर 37 में कहें तो अखिलेश यादव। 37 में अखिलेश यादव, क्यों? दोनों के पास में जो विजन है अभी विजन के हिसाब से राहुल गांधी परफेक्ट है, लेकिन 37 में जब अखिलेश यादव 2 साल का अपना मुख्यमंत्री का 2 बार का अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल कंप्लीट करेंगे तो जिस हिसाब से आज पूरे भारत की राजनीति उनकी तरफ देख रही है, 37 के प्रधानमंत्री उम्मीदवार अखिलेश यादव। तो मतलब आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि 27 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि 2 बार पूरा करेंगे। हाँ। तो अगर 27 में बनेंगे तभी 2 बार पूरा होगा। तो हाँ, हमारे 27 में सरकार बदल रही है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक शब्द। अच्छा है। सबसे बड़ी चीज की मतलब बुलडोजर का डर अच्छा कहवा रहा है या फिर बुलडोजर का डर नहीं सर। देखिए, बहुत ज्यादा हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई दोनों होती है। वो व्यक्ति से पता नहीं है वो शब्द कहना अच्छा रहेगा कि नहीं। उस व्यक्ति को अच्छा और बुरे से मतलब नहीं है। उनके हिसाब से ये अगर ये लकीर अगर खींच देनी है तो खींच देनी है। अब उसका रिएक्शन क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। मतलब तो अभी जो सही लग रहा है करें, बाद में देखा जाएगा। देखिए, तत्काल प्रभाव में जो चीजें ठीक है वो ठीक है। मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती हैं उनकी, आदित्यनाथ योगी जी की। उसका एक सबसे अच्छा कारण ये है कि जो दंगे होते थे अब नहीं हो रहे। पहले लोग कहते थे कि ये लोग कराते हैं, कोई भी कराता हो, लेकिन इनका एक फैसला अच्छा रहा कि दंगे अगर हुए उसमें जो लोग चिन्हित किए जाएंगे उसका जो भी राजस्व का नुकसान होगा वो आपसे वसूलेंगे। ये बहुत बढ़िया फैसला है। मैं चाहता हूं कि इसको आने वाली सरकारें भी इसी तरह है और सख्ती से इसको लागू करें। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी की कुछ और भी चीजें अच्छी हैं। मैं उनके अध्यात्म की चीजों को लेकर के काफी अच्छा मानता हूँ। अच्छा है। अच्छा, क्षेत्रीय विकास पे कुछ सवाल। जो आपका क्षेत्र है जहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, मनिहारी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है वहाँ का स्वास्थ्य, उसके बाद में खेल की व्यवस्थाएं, सड़कें, जो गांव की कनेक्टिविटी की सड़कें हैं वो बुरी हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बेटर नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था बेटर नहीं, क्या मैं अपने मनिहारी पंचम में आज रात में अगर किसी की डिलीवरी हो किसी भी महिला की तो या तो 7 किलोमीटर, मैं अपने गांव से बता दूं तो 7 किलोमीटर या तो सादात जाए, लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी की सुविधा नहीं है तो आपको 15 किलोमीटर मनिहारी जाना पड़ेगा या फिर 15 किलोमीटर सैदपुर आना पड़ेगा। आपको प्राथमिक उपचार भी नहीं मिलेगा। देवकली में नहीं है? देवकली भी उतना ही 12 किलोमीटर के आसपास में देवकली भी होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, सैदपुर में इमरजेंसी की व्यवस्था है, देवकली में इमरजेंसी की व्यवस्था है, मनिहारी में इमरजेंसी की व्यवस्था है। उस पार्ट में मनिहारी का हमारा ये पार्ट नहीं है, जो अंतिम छोर है जो सदर से लगने वाला है वहां पर है वो। लेकिन उस बीच के लोगों का क्या, वहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब आपको अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो उसका भी टैबलेट देने वाला कोई नहीं। आप अगर जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले एक सहयोग भवन बनाने का प्लान है। सहयोग भवन में एक एम्बुलेंस और एक फायर डिपार्टमेंट, फायर की गाड़ी, जैसे मेरा विद्यालय भी है, ये उस सहयोग भवन में हमेशा रहेगी। मेरे को जैसे ग्राम पंचायत के लोगों को सेक्रेटरी सचिवालय मिला है, हम लोगों के लिए तभी मिला नहीं है, लेकिन मेरा प्लान ये है कि अपनी जमीन पे एक सचिवालय टाइप से एक ऑफिस बनाए जिसका नाम सहयोग भवन हो। वहाँ एक एम्बुलेंस और एक फायर टेंडर
मतलब छोटा पिकअप टाइप का ही, वो वहाँ पे हमेशा मिले। एक व्यक्ति आपके सहयोग के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहे, ताकि कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो नियरेस्ट जो भी अस्पताल होगा वहां तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। ये पहला काम करना है। चलिए, स्वास्थ्य के बारे में तो आपने बता दिया। शिक्षा के लिए आपकी क्या योजना है? शिक्षा के लिए हम लोग एक फायर का अपना कॉलेज यहीं गाजीपुर से, मतलब अभी तो गाजीपुर में है, पहाड़पुर में ही एक हम अपना कैंपस इसका यहाँ भी बनाने जा रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग सेंटर होगा और यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, रहने की व्यवस्था रहेगी, ट्रेनिंग करने के बाद में नौकरी की गारंटी है हमारे यहाँ, तो आराम से रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। साथ में साल में 1 या 2 बार हो सकता है, ना हो पाए, लेकिन 1 बार रोजगार मेले का आयोजन जरूर होगा। मैंने एक बार कराया भी था 2025 में, पिछली साल 2025 में मैंने पिछली साल रोजगार मेला मैंने करवाया भी था। करीब 45-48 बच्चे वहां से सिलेक्शन भी हुआ था। तो मैंने कराया था, इसको कराएंगे फिर से। क्षेत्र के विकास के लिए आपकी 3 सबसे बड़ी योजना जिस पर आप काम करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। ठीक है, 2 का तो आपने बता दिया। तीसरा बताइए, सड़क का क्या? सड़क का देखिए सर, क्या है, सड़क में 2 चीजें हमेशा से परेशानी का कारण रही। जिला पंचायत बहुत मजबूती से अपना पक्ष वहां रखते नहीं है, या फिर जो जिला पंचायत बनते हैं वो क्षेत्र से बहुत मतलब नहीं रखते हैं। गांव के बीच की जो कनेक्टिविटी सड़कें हैं वो बहुत जरूरी है और इस पे काम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके पास अगर सड़कें नहीं है तो आप मुख्यालय से जुड़ नहीं पाएंगे। तो इस पे काम करने की आवश्यकता है। इसलिए उसको प्रस्ताव दे करके विधायक से मिलके, सांसद जी से मिलके, जैसे भी हो सके उसको व्यवस्था कराना है। सांसद जी आते हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं आते। क्यों? हमारे यहाँ तो पहले ही बताया, हमारे यहाँ कोई सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, इवन जिला पंचायत, अभी वर्तमान जिला पंचायत जो है विजय यादव, उनकी पत्नी है, वो खुद भी नहीं आते। कोई नहीं आता, हमारे यहाँ कोई नहीं आता। चलिए, जनता का विश्वास जीतने का सबसे अच्छा तरीका? अथक प्रयास और कड़ी मेहनत, क्षेत्र में लगाओ, क्षेत्र के लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखिए, क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में शामिल होइए, सबसे अच्छा। मतलब एक हेल्प करना है, जो आप हमेशा तैयार रहे उनके लिए। हाँ, आप उनसे मिलेंगे, आप हमेशा उससे मिलेंगे। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पॉडकास्ट के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं शशिकांत यादव इस बार मनिहारी पंचम से जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप सब भर के आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। मैंने जितनी बातें अभी तक यहाँ कही हैं, आप क्षेत्र में पता करेंगे तो मैंने अपने हद तक वो चीज़ों को करने का भी काम किया है। खेल हो, चाहे रोजगार मेले का हो, या फिर बच्चों के रोजगार के लिए मैंने अपने फायर का जो कॉलेज खोला हुआ है, ये हमने किया है। और इसके बाद में मैंने जो अभी करने की बातें कही हैं, जैसे सहयोग भवन, स्कूल और हॉस्पिटल की बातें जो मैंने कही हैं, खेल के मैदानों की बात जो मैंने कही, चुनाव जीतने के बाद में हम लोग इस पर भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। हमको सहयोग कीजिए, हमको भर के वोट कीजिए और हमको चुनाव जिता करके यहाँ से विजयी बनाइए, मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमारा ये पॉडकास्ट शो अटेंड किया और इससे अपनी बातें जनता तक पहुंचाई, अपना विचार लोगों तक पहुंचाया। आपके विचारों और बातों से युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।